तो हमने मंडाला मर्डर सीरीज की पिछली वीडियो में 4 एपिसोड तक की कहानी को जाना था। अब उसके आगे का देखते हैं। तो 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में कहानी 20 साल पहले जाती है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं। वह बहुत बीमार था। वह वरुणा कुछ जंगलों में उसी बाबा के पास पहुंचता है। उनसे कहता है कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है जो मेरे दादाजी से हुई थी और वह बीमारी मुझे भी हो गई। तो वह वरदान मांगता है कि ये बीमारी उसके बेटे को ना हो। उसके बाद वह आदमी घर आता है। वह बहुत बीमार था। उसके साथ मैथिली को भी देखते हैं जो गूंगी थी, जिसको हमने शास्त्री जी के घर पर देखा था। तो वही मैथिली पहले यहाँ पर थी। तो वह आदमी मरते समय अपने बेटे को उसके गोद लेने को बोलता है। वह कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम इसका ख्याल रखना। तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हमें पता चलता है कि मैथिली ने जिस लड़के को गोद लिया था ना, वह कोई और नहीं बल्कि वेंकट था। तो मैथिली बहुत परेशान थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि किलर का अगला टारगेट वेंकट ही है। तो मैथिली उसको छुपने को बोलती है। वह कहती है कि तू उनसे भाग नहीं सकता बट बच जरूर सकता है। अब हम रिया को देखते हैं जो एक बुरा सपना देख रही थी। फिर वह उस राजकुमारी के बॉडी के पास जाती है जिसका चेहरा निकाला गया था। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस लेडी के सर पर इंजरी हुई थी और उसके पैर में रॉड डाला गया था। तो रिया उस रॉड के सीरियल नंबर से हॉस्पिटल का पता लगाने को बोलती है कि इसका इलाज कहाँ पर हुआ था। फिर वह विक्रम के पास जाती है जो प्रमोद को याद करके रो रहा था। यहीं पर रिया अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ देखने को मिलता है कि पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दिल्ली के किसी फार्म हाउस में छुपा था। रिया अपने टीम के साथ पहुंचती है और वहीं पर उसे छोटी सी बच्ची मिलती है और जरा सी गलती की वजह से वह मारी जाती है। ये देखकर रिया खुद को गिल्टी फील करती है और तब से उस चीज को भूल नहीं पाई थी। अब विक्रम और रिया कसम खाते हैं कि उस कातिल को ढूंढ कर मारेंगे। तो उसके बाद हम अनन्या को देखते हैं। उसका पति नौकरानी को छेड़ने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि उसका पैर तो बिल्कुल ठीक था, यानी वह बहुत पहले ठीक हो चुका था बट नाटक कर रहा था। तो जैसा कि वह रिया के खिलाफ था तो वह चाहता था कि टिकट उसे मिले, इसीलिए वह चोरी छुपे अनन्या की पार्टी के लोगों को अपने साथ मिला रहा था। तभी एक दिन रिया उसे एक औरत के साथ देख लेती है तो वह फोटो खींच लेती है। तो उसी चीज को यहाँ पर उसे दिखाकर ब्लैकमेल करती है और यही पर पता चलता है कि ये जो नर्स थी ना, वह अनन्या की तरफ थी। वह उसे रोज एक गलत इंजेक्शन दे रही थी जिससे उसके पैर धीरे धीरे सुन्न हो जाते हैं, यानी अनन्या फिर से उसे अपाहिज बना देती है। इधर नवीन देसाई रिया से मिलता है। वह उसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि शहर में बहुत सारे मर्डर हो चुके थे तो नवीन देसाई के ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो इसीलिए वह रिया से कहता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं जहाँ पर उनसे सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब रिया के पास नहीं था। तभी वहाँ पर अनन्या अपने पार्टी के लोगों के साथ पहुँच जाती है। दरअसल वह मौके का फायदा उठाना चाहती थी और मीडिया के सामने हीरो बनना चाहती थी। तो अनन्या रिया से तीखे सवाल पूछती है। रिया भी गुस्से में हो जाती है। अब नवीन देसाई और रिया वहाँ से उठकर भाग जाते हैं। अब नवीन देसाई बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। इधर हम विक्रम को देखते हैं जो उसी शॉप पर जाता है जहाँ पर प्रमोद की मौत हुई थी। वहाँ पर जिमी किताबों को देखकर शौक था। वह कहता है कि यहाँ तो बहुत पुरानी पुरानी किताबें रखी गई हैं जो आजकल कहीं भी नहीं मिल सकती। सारी की सारी ओरिजिनल किताबें थी। तभी वहाँ पर लाइब्रेरी के पीछे उन्हें वही चिन्ह मिलता है, अयस्त मंडल। ये देखकर समझ जाते हैं कि इसका कनेक्शन मर्डर से है। तो विक्रम वही पास की एक दुकान पर पूछता है कि ये शॉप कौन चलाता है। तो वह बताता है कि कोई गूंगी बहरी थी और फिर वह बताता है कि यहाँ पर सुजय और विजय की अम्मा भी आती थी। तो विक्रम सुजय और विजय के भाई बंटी से मिलने जाता है। वह उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है बट वह नहीं बताता और फिर उसे विक्रम बहुत मारता है। उसके बाद उसके घर जाता है, वहाँ उसकी अम्मा मिलती है। विक्रम कहता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हारे बेटों को अनन्या ने नहीं मारा है बल्कि जो तुमने वरदान लिया था ना, उसी की वजह से मर रहे हैं। अब सुजय और विजय की माँ सारी सच्चाई बताती है। वह बताती कि कालिंदी हमें सिक्का देती थी जिससे हम वरुणा के जंगल में जाकर वरदान मांगते थे और वह सच भी होता था। फिर वह एक तस्वीर दिखाती है, वह उसी अस्त्र की थी जिसे विक्रम ने खंडहर में देखा था। लीला कहती कि ये एक शैतान है। वह ये भी पता चलता है कि गूंगी बहरी मैथिली वही आयुर्वेदिक दुकान चलाती थी, वह वेंकट की माँ थी। तो विक्रम को वेंकट पर डाउट होता है। वह उसके घर की तलाशी लेता है बट वह वहाँ से भाग चुका था क्योंकि उसकी माँ मैथिली ने उसको छुपने को बोला था क्योंकि किलर का नेक्स्ट टारगेट वही था। तो इसी चीज को जिमी भी बताता है। वह कहता है कि मैंने एक और चिन्ह डिकोड कर लिया है, इस बार दास पुत्र का पैर, यानी किलर को दास पुत्र का पैर चाहिए। तो वह दास पुत्र वेंकट को मानते हैं, यानी वेंकट के ऊपर सच में खतरा था। उसके बाद विक्रम रिया और जिमी को उस खंडहर में ले जाता है जहाँ पर अस्त्र था। वह अस्त्र के सिंबल को दिखाकर ये बताता है कि इसी वजह से मौतें हो रही हैं। तभी विक्रम उन 8 चिन्हों
को खंड में डालता है, जिससे सिंबल बाहर आता है और जिमी डिकोड कर पाता है कि ये अस्त्र तो कई मानव के पार्ट से बना है, जैसे दृश्य बाधित धड़, शुंभ निशुंभ की भुजाएं, सोनक का सर। तो ये समझ जाते हैं कि किलर लोगों को मारकर एक संपूर्ण मानव बना रहा है। अब वे वहाँ से चले आते हैं। रिया और विक्रम वेंकट के घर पर मिली चीजों को देख रहे थे, तभी विक्रम को एक लॉकेट मिलता है जो कविता का था और कविता की बचपन की तस्वीरें। यहीं पर ये पता चलता है कि वो राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि कविता ही थी, क्योंकि किलर का एक राजकुमारी का चेहरा चाहिए था और राजघराने से दोनों बहनें थी, अनन्या और कविता। तो अनन्या को मारना इतना आसान तो नहीं था क्योंकि उसको विक्रम प्रोटेक्ट कर रहा था, बट कविता को मारना आसान था, इसीलिए किलर कविता को मारती है। ये देखकर विक्रम रोने लगता है। वह अनन्या की परवाह तो करता है बट कविता के बारे में सोच न सका कि वह भी तो उसकी बहन थी। अब हम वेंकट को देखते हैं जो एक घर में छुपा था। वह किलर का वेट कर रहा था और जब किलर आती है ना तो वह उसके पैरों पर गिर जाता है। दरअसल वेंकट को पता था कि मौत से बच नहीं सकते बट बदल जरूर सकते हैं, यानी उसे पता था कि किलर को दास पुत्र का पैर चाहिए। तो वेंकट तो दास पुत्र था और उसकी माँ नौकरानी थी मैथिली और उसने भी वरदान लिया था, बट विक्रम बिरजू के लड़के अभिषेक को उठा लाया था। उसका कहना था कि अभिषेक भी एक दास पुत्र है और उसके पिता बिरजू ने भी एक वरदान लिया था। तो वेंकट किलर से कहता है कि मेरी माँ मैथिली आपके लिए जीवन भर काम करी है, इसीलिए इतना तो आप कर सकती हो। वेल यहाँ पर किलर किसको मारती है ये तो दिखाया नहीं जाता। अब सीन शिफ्ट होता है जिमी के पास्ट में। हम देखते हैं कि वह शिमला में टूर पर था और उसे कई दिन हो चुके थे, वह अपने घर वालों से बात तक नहीं किया था। तो जब एक दिन वह अपने घर फोन करता है ना तो पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी थी और उसकी बहन उसके बेटे जुल्फी को लेकर दूसरी जगह चली जाती है। तो जिमी बहुत दुखी था और फिर कई सालों बाद जब उसका बेटा जुल्फी और बहू जेनिफर मर जाते हैं तो उनकी एक बेटी थी नूर, उसी को शास्त्री जिमी के पास लाया। वह नूर को देखकर बहुत खुश होता है, तब से वह नूर को अपने साथ रखा था। वेल अब कहानी आगे बढ़ती है, हमें एक और डेड बॉडी देखने को मिलती है। ये डेड बॉडी बिरजू के बेटे अभिषेक की थी, यानी उस दिन किलर वेंकट को छोड़कर दास पुत्र अभिषेक के पैर ले जाती है। उसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो कविता के पास रो रहा था। वहीं पर अनन्या भी आ जाती है, वह भी बहुत दुखी थी, बट अचानक पता चलता है कि अनन्या का जो बेटा था ना ऋतिक, वह गायब हो गया। तो अनन्या पागल सी हो जाती है। दरअसल अब बारी थी एक और मर्डर की। तो जिमी डिकोड करके ये पता कर पाता है कि अगला टारगेट बाल हृदय यानी किसी बच्चे का हार्ट। तो इस बार किलर अनन्या के बेटे को टारगेट किया था। तो अनन्या रिया को बहुत बोलती है, वह कहते हैं कि हर हाल में मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो रिया उसके बेटे को खोजने निकल जाती है। इधर विक्रम को समझ आ चुका था कि कविता के मर्डर के पीछे वेंकट का हाथ हो सकता है। वह उसके घर जाता है और वहाँ पर अनन्या की बहुत सारी चीजें पाता है और उसे ये पता चलता है कि कविता पर उस दिन जो अटैक हुआ था ना उसके पीछे वेंकट का ही हाथ था। तो विक्रम उसको ढूंढने लगता है। इधर रिया को पता चलता है कि किलर बच्चों को एक एम्बुलेंस में ले जा रहा है। तो रिया हर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को चेक करने लगती है। उन्हें छानबीन करने के बाद पता चलता है कि एक एम्बुलेंस कल से गायब है और उसका ड्राइवर भी नहीं आया। तो रिया उस एम्बुलेंस को ढूंढने को बोलती है। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही प्रद्युत आ जाता है, जिसे नवीन देसाई ने भेजा था क्योंकि रिया को इस केस से हटा दिया गया था। तो प्रद्युत इस केस की कमांड संभालता है। इतने में उन्हें पता चलता है कि एक सुनसान जगह पर एम्बुलेंस मिल गई है और हम देखते हैं कि दो कांस्टेबल उस एम्बुलेंस को देखते हैं। वह समझ जाते हैं कि वही एम्बुलेंस है। वह दोनों उसके पास जाते हैं। उनमें से एक कांस्टेबल अंदर की तरफ देखता है। इतने में एम्बुलेंस के अंदर से एक तीर आती है और उसकी आंख में जा लगती है, जिससे वह तुरंत मारा जाता है। तो जब ये बात रिया को पता चलती है ना तो वह वहाँ पर पहुँच जाती है। तो पुलिस टीम चारों तरफ से घेर चुकी थी बट उन्हें डर था। तो प्रद्युत कहता है कि मेरा ऑर्डर है कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं जब तक ना कहूँ सभी लोग यहीं पर वेट करेंगे। बट रिया कहाँ मानने वाली थी। वह कहती कि मैं तुम्हारा ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगी, जा रही हूँ मैं, जो करना है कर लेना। फिर रिया एम्बुलेंस के पास जाती है। वह चुपके से गेट तक पहुँचती है। तभी देखती है कि उसके अंदर कोई नहीं था। तो वह अंदर देखती है कि सिर्फ ऋतिक अकेला था और एम्बुलेंस में ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया था जिससे एरो निकल रही थी, यानी टारगेट पर ऑटो मोड सेट किया गया था। तो रिया बड़ी ही बहादुरी से अंदर घुसकर उन मशीन को तोड़ देती है और फिर ऋतिक को लेकर बाहर कूद जाती है, जिससे ऋतिक बच जाता है। और तभी अनन्या भी वहाँ पर आ जाती है। वह रिया के सामने हाथ जोड़ती है क्योंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई थी। वेल यहाँ तो रिया ने उसके बेटे को बचा लिया था, बट सवाल ये था कि किलर कहाँ है। उसे मारना होता तो वह कब का मारकर उसका हार्ट निकाल कर चल देती, बट किलर ने एम्बुलेंस को एक सुनसान जगह पर क्यों छोड़ा? क्या वह इनको मैनिपुलेट कर रही थी? ये सब यहीं
यहीं पर फंसे रहे और मैं कांड और कहीं करूं। तो बताता हूं, पहले ये देखो कि जब विक्रम को पता चलता है ना वेंकट ही कविता को मरवाया था, तो वह उसके घर जाता है और इस बार वह उसे पा जाता है। विक्रम गुस्से में था, उसे बहुत मारता है। यहीं पर पता चलता है कि वेंकट मैथिली का बेटा था। उसकी माँ राजघराने में काम करती थी, यानी कविता और अनन्या के घर पर। तो हम देखते हैं कि वेंकट भी उनके साथ खेलता था। वह बचपन से ही कविता को पसंद करने लगा था और जब बड़ा हुआ तो उसने उसके पिता के यहाँ पर नौकरी करनी शुरू कर दी। तो उसकी नजर तो कविता पर थी, पर जब वेंकट कविता को प्रपोज करने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि कविता विक्रम से प्यार कर रही थी। उस दिन उसका दिल टूट जाता है और वह कसम खाता है कि मैं इन दोनों को अलग करके रहूंगा। तो वेंकट एक दिन चुपके से कविता के कमरे में जाता है और वहाँ कुछ हिडन कैमरा लगा देता है, जिससे वह उसे रोज देखता था। फिर एक गैंग के साथ मिलकर विक्रम को मारने का प्लान बनाता है ताकि विक्रम मर जाए तो वह उससे शादी कर सके। बट इत्तेफाक से उस दिन विक्रम गोली लगने के बावजूद भी बच जाता है और कविता कोमा में चली जाती है। तो विक्रम ये सुनते ही पागल हो जाता है और उसे मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है रिया के पास। रिया को डाउट था कि अगर किलर को मारना था तो वह बड़ी आसानी से बच्चे को मार देती, बट वह इतनी आसानी से हमारे पास नहीं छोड़ेगी। तो इतने में एक बहुत बड़ा राज खुलता है। हम देखते हैं कि जिमी उन किताबों और चिन्हों को डिकोड कर रहा था। तभी उसे किताब से पता चलता है कि उसके जो दादाजी थे ना गयासुद्दीन खान, वह आयस्तियों के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च किए थे और उसने अपने बेटे के लिए वरदान मांगा था। बट उसके बेटे को आयस्तियों ने मार डाला, जिससे गयासुद्दीन गुस्सा हो जाता है और वह गाँव वालों को इकट्ठा करके उनको मार डालता है। ये चीज तो हमने स्टार्टिंग में देखा था। बट यहाँ पर गयासुद्दीन का पोता जो जिमी का बेटा था जुल्फी, उसने भी अपनी बेटी नूर के लिए वरदान लिया था। ये जानकर जिमी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से बाल हृदय उसकी पोती नूर थी, यानी किलर उन्हीं को टारगेट करता था जिसके लिए कभी वरदान लिया गया था। जैसे लीला ने अपने बेटों सुजय और विजय के लिए लिया था तो वह भी मारे गए। फिर बिजू का बेटा अभिषेक के लिए भी लिया गया था, वह भी मारा गया। तो यहाँ पर जिमी समझ जाता है कि किलर का टारगेट नूर है और जब तक वह कमरे में जाकर देखता है कि उसकी नूर उसके सामने थी, बट वह डरी थी क्योंकि किलर उसके सामने ही था। तो जिमी जब किलर को देखता है तो वह भी हिल जाता है। फिर क्या किलर उस बच्ची को उठा ले जाती है और फिर उसका हार्ट ले लेती है। उसके बाद हम जिमी को हॉस्पिटल में जिंदा देखते हैं, यानी किलर ने सिर्फ नूर को मारा था। तो जिमी यहाँ पर बहुत बड़ा राज खोलता है, यानी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे रिया की जिंदगी उथल फुथल होने वाली थी। तो जिमी रिया से उस बुक में 5वां पेज खोलने को बोलता है और फिर उस पेज पर रिया की फोटो थी और उसके साथ एक और शख्स था, यानी ये अनंत और नंदनी थे। नंदनी रिया की नानी थी जो बिल्कुल इसकी जैसी दिखती थी। तो जिमी बताता है कि रिया तुम भी इस मंडल का हिस्सा हो। ये सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब हमें रिया की नानी की कहानी देखने को मिलती है। कहानी 1951 में जाती है, यानी जो घटना हमने स्टार्टिंग में देखा था ना उससे 1 साल पहले। हम देखते हैं कि चरणदासपुर में 2 साइंटिस्ट आते हैं, नंदनी और अनंत, क्योंकि इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना था। जो लोकेशन चरणदासपुर के वरगड़ा जंगल की थी। तो हमें पता चलता है कि उस जगह को खाली करने के लिए बहुत पहले ही ऑर्डर आ चुका था, बट उस पर काम अभी भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ मौजूद एक अंग्रेज मैकाले और जयचंद और जिमी के दादा गयासुद्दीन, उनसे पता चलता है कि जंगल में अयस्त स्थल है। कहा जाता है कि वहाँ काला जादू करने वाली औरतें रहती हैं, जिन्हें आयस्तिया कहा जाता है। वह इस जगह को छोड़ नहीं सकती, इसलिए जयचंद और गयासुद्दीन उनको मनाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि इसी जंगल के दूसरी साइड एक और जंगल है, आप वहाँ पर अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लीजिए। बट अनंत अपनी बातों पर अड़ा रहता है, क्योंकि इसको इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। तो हम देखते हैं कि रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी और उसी समय अनंत जाने की जिद करता है। जयानंद मना करता रह गया कि वहाँ मत जाइए, वहाँ काला जादू करने वाली औरतें रहती हैं, रात को जाना ठीक नहीं होगा। बट अनंत नहीं मानता। वह मैकाले और गयासुद्दीन के साथ वरगड़ा के जंगल अयस्त स्थल पहुँच जाता है। अब अनंत सोचता है कि मैं अंदर जाऊँ, बट गयासुद्दीन उसे रोक लेता है। उसका कहना था कि वह जाएगा, गुस्से में है, बात हद से ज्यादा बढ़ सकती है। तो वह नंदनी को अंदर भेजते हैं। तो हम देखते हैं कि नंदनी उस खंडहर में एंटर करती है और वहाँ पर वह आयस्तियों को देखती है, जो सामने की तरफ दीवार पर एक सिंबल को पूज रही थी, जो उनका भगवान यस्त था, यानी डेविल। तो रुक्मणी कहती है कि दूसरों का धर्म लोगों को काला जादू ही लगता है और उसे मानने वाले डायन। तो नंदनी कहती है कि आपके भगवान का क्या नाम है? तो रुक्मणी कहती है कि यस्त। तो नंदनी कहती है कि इस भगवान के बारे में
मैंने कभी भी नहीं सुना। तो रुक्मणी कहती कि यश अपने भक्तों को खुद चुनता है, क्या पता तुम्हें भी इसके लिए चुना हो। नंदिनी बातचीत के दौरान बार बार यश के ऊपर लगे स्टोन को देखे जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर अजीब सी एनर्जी थी। तभी वहाँ पर अनंत आ जाता है। वह रिक्वेस्ट करता है कि इस जगह देश के उज्जवल भविष्य के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है, इसे खाली कर दीजिए, हम इसे बेहतर बना कर दे देंगे। तो रुक्मणी बताती कि यश ने ये जगह खुद चुनी है, अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो ऐसा विनाश होगा जिसे ना तुम रोक पाओगे ना हम। ये सुनते ही नंदिनी और अनंत वहाँ से चले आते हैं। अब नंदिनी को हम देखते हैं कि वह एक यंत्र पर रिसर्च कर रही थी, जो हमने वरदान यंत्र को देखा था वही, यानी नंदिनी यश यंत्र बना रही थी, बट वह अभी भी अधूरा था। वहीं नंदिनी को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। वह अनंत से इस स्टोन्स के बारे में बात करती है, बट अनंत उसे मना कर देता है। वह कहता है कि होगा कोई पत्थर। फिर नंदिनी कहती कि हमें मैकाली की बताई हुई दूसरी जगह को देख लेना चाहिए। अब इस बात पर अनंत भड़क जाता है। वह कहता है कि अगर हमने दूसरी जगह चूज करी तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मुंबई में ही दूसरा पावर प्लांट बनने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा पावर प्लांट उससे पहले बने। तो यहाँ पर अनंत नंदिनी की बात नहीं मानता। उसके बाद हम देखते हैं कि अयस्थ स्थल को तोड़ा जा रहा था। रुक्मणी बहुत नाराज थी, वह रो रही थी। तभी अनंत नंदिनी से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं ये काम खत्म करके आता हूँ। तो नंदिनी वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे रुक्मणी मिल जाती है। वह वार्न करती है कि अब पूरे चरण दासपुर को इसका मोल चुकाना पड़ेगा। वह बहुत गुस्से में थी, तो नंदिनी वहाँ से चली आती है। वह सोच में पड़ी थी कि तभी वहाँ पर रुक्मणी फिर से आ जाती है। वह इस बार एक बुक ली थी। वह नंदिनी से कहती कि तुम्हें कुछ बताना है। वह कहती कि ये बुक तब लिखी गई थी जब यश ने यहाँ पहली बार जन्म लिया था, यानी ये बुक प्रिडिक्शन बुक है। तो नंदिनी कहती है तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो रुक्मणी बताती है कि इस बुक में तुम्हारा जिक्र हुआ है। वह कहती कि अगर यश का निर्माण करना है तो उसी औरत के हाथों होगा जो विनाश में साथ थी, यानी नंदिनी भी यश स्थल के विनाश में साथ थी। तो रुक्मणी बुक में लिखी हुई बात के हिसाब से कहती कि उस औरत की 3 विशेषताएं होगी। पहली तो वह किसी ऊर्जा यंत्र पर काम कर रही होगी। तो ये बात तो ठीक थी कि नंदिनी पहले से ही ऊर्जा यंत्र पर काम कर रही थी, बट जब रुक्मणी उस ऊर्जा यंत्र की पिक्चर दिखाती है ना, तो नंदिनी शॉक हो जाती है, क्योंकि वह जिस यंत्र पर रिसर्च कर रही थी ना, ये वही था। फिर रुक्मणी दूसरी विशेषता बताती है। वह कहती है कि वह औरत प्रेग्नेंट होगी, ये भी बात सच थी। फिर उसके बाद रुक्मणी कहती है कि वह औरत विधवा होगी। ये सुनते ही नंदिनी हंसने लगती है। वह कहती है कि वो औरत मैं नहीं हूँ, मेरा पति तो जिंदा है। नंदिनी कहती है भले ही तुम भगवान में विश्वास नहीं करती हो, बट विज्ञान पर तो करती हो। अगर तुमने ये यंत्र बना लिया तो हम मृत्यु पर विजय पा जाएंगे, यानी मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तभी नंदिनी को जयचंद बताता है कि सर का एक्सीडेंट हो गया, वह मर गए। ये सुनकर नंदिनी सन्न हो जाती है, यानी जो चीज बुक में लिखी थी पूरी सही हुई। तो देखते हैं कि 1 साल बीत चुके थे। नंदिनी सोच रही थी कि अगर ये यंत्र बन गया तो बहुत से लोगों का उद्धार होगा, मरे हुए फिर से जिंदा हो सकते हैं। अब नंदिनी उस ऊर्जा यंत्र पर काम करने लगती है और फिर कुछ दिनों में उसे बना देती है। और जब यह यंत्र रुक्मणी को दिखाती है तो वह कहती कि कमाल है, तुमने एक करके दिखाया, लेकिन एक बहुत बड़ा लोचा था। अगर यश को बनाना है तो उसे 8 आदमियों के बॉडी पार्ट से बनाना पड़ेगा, जैसे दृश्य बाधित धड़, शुंभ निशुंभ की भुजाएं, दास पुत्र का पैर, सोनक का सर और राजकुमारी का चेहरा, फिर बाल हृदय और लास्ट में अलौकिक पुत्र का रक्त। तो इस चीज के लिए पहले उन्हें इस यंत्र में वरदान मांगना पड़ेगा, फिर उन्हें मारकर उनके पार्ट्स निकालना पड़ेगा। तो इस चीज से नंदिनी थोड़ा घबराए हुए थी। वह कहती कि इतनी सारी मौतें ये ठीक नहीं है। तभी रुक्मणी उसे ये कहकर समझाती है कि कुछ काम में बलिदान मांगा जाता है, कोई काम बिना बलिदान के पूरा नहीं होता। फिर नंदिनी कन्विंस हो जाती है और हम देखते हैं कि जिसने भी वरदान लिया था सबको मार दिया जाता है। वहीं गयासुद्दीन का बेटा, उसने भी अपने बेटे के लिए वरदान मांगा था, तो उसके बेटे का हार्ट, यानी इस तरह वह एक मानव बनाते हैं। अब वो दिन आ गया था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। रुक्मणी यश को जिंदा करने के लिए तैयार थी। उधर जयानंद और गयासुद्दीन गाँव वालों को इकट्ठा करके ला रहे थे। वहीं इधर प्रक्रिया शुरू होती है। रुक्मणी बॉडी में स्टोन डालती है, जिससे यंत्र काम करना शुरू करता है। नंदिनी बहुत खुश थी क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था। वह कहती है कि अब हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन रुक्मणी का एक अलग ही प्लान था। वह कहती कि मैंने कहा था ना पूरे चरण दासपुर का विनाश होगा, तो ऐसा ही होगा। उसका कहना था कि वह पूरी दुनिया को खत्म करेगी, सिर्फ आयस्तियां ही बचेंगे, फिर एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। ये बात नंदिनी को पसंद नहीं आती, इसलिए वह यश को जिंदा करने की प्रक्रिया को
रोकने की कोशिश करती है, बट रुक्मणी अचानक से उसे चाकू मार देती है और वह गिर जाती है। फिर हमने जो शुरू में देखा था ना वही होता है, बट एक चीज का जवाब स्टार्टिंग में नहीं मिला था, वह था कि आखिर बॉडी को कौन जलाया। तो उसी चीज को यहाँ पर देखते हैं। नंदिनी दोबारा से उठती है और बॉडी को जला देती है। ये देखकर रुक्मणी की चीखें निकल जाती है। हालांकि नंदिनी की एक बेटी थी जो उस समय मौजूद थी, तो वह उस दिन बच गई थी। उसे अलमारी में छुपाया गया था जो रिया की माँ थी। उसके बाद आगे देखते हैं कि यस्त बनाने का सपना टूट चुका था, बट कुछ आयस्तियां अब भी जिंदा थे। जैसे वहाँ से रुक्मणी और मोक्ष भाग चुके थे, तो एक बार फिर से यश को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। हम देखते हैं कि शास्त्री की पत्नी कालिंदी दो लड़कियों को एक लोहे के ऊपर खड़ा करती है। उसमें से एक का नाम था मोक्ष। तो कालिंदी कहती है कि योद्धा चुनने वाला समय आ चुका है, यानी इन दोनों में कौन योद्धा बनेगा जो लोगों को मारेगा। उनके हिसाब से योद्धा और हमारे हिसाब से किलर। तो कालिंदी कहती है कि इस गर्म लोहे पर जो ज्यादा देर तक टिका रहेगा वही योद्धा बनेगा। तो कालिंदी लोहा गर्म करने वाला लीवर दबाती है। आंच बहुत तेज थी, तभी दूसरी लड़की सह नहीं पाती, वह तुरंत हट जाती है। लेकिन मोक्ष उस पर डट कर खड़ी थी, जिससे मोक्ष असली योद्धा बनती है। यानी अब तक हमने जिस किलर को देखा था ना वह मोक्ष थी जो लोगों को मार रही थी। अब प्रेजेंट टाइम आता है, हम मोक्ष यानी किलर का चेहरा देख पाते हैं। मोक्ष कहती है कि आज आखिरी दिन है, उसे चाहिए था अलौकिक पुत्र का रक्त। तो अलौकिक पुत्र कोई और नहीं बल्कि विक्रम था, यानी किलर विक्रम को उठाने वाली थी। उधर विक्रम को देखते हैं कि उसके पिता विश्वनाथ उसको यहाँ से जाने को बोलते हैं। वह कहते हैं कि रहने दो, ये सब छोड़, चल यहाँ से चलते हैं। बट विक्रम नहीं मानता। इतने में किलर विक्रम को तीर मारकर बेहोश कर देती है और उसे बोरे में भरकर लेकर चली जाती है। और जब ये बात रिया को पता चलती है तो वह पता कर पाती कि किलर ने टेम्पो में विक्रम को लेकर गई है। अब वह उसका पीछा करने लगते हैं। उधर प्रद्युत को पता चलता है कि वेंकट की माँ मैथिली बड़ौदा के जंगल में छुपी है, तो वह भी उसे ढूंढने वहाँ चला आता है। अब रिया भी जैसे तैसे पहुँच जाती है, तो वह एक घर में घुसती है। वहाँ देखती है कि एक तहखाना था। वह जैसे इंटर करती है तो उसके साथ जो आदमी था ना वह उसे लॉक कर देता है, यानी रिया को धोखे से वहीं पर बंद कर दिया जाता है। वहीं पर मोक्ष विक्रम को नाले के रास्ते ले जा रही थी और रिया भी नाला वाला रास्ता ढूंढ लेती है, बट मोक्ष उसे बंद कर देती है। रिया उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, तभी उसे बिजली का शॉट लगता है, वह बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। दरअसल जो रुक्मणी थी ना उसका पूरा नाम था रुक्मणी भारद्वाज, यानी अनन्या भारद्वाज की दादी। तो ऐसे स्थल पर हम अनन्या को देखते हैं, बिल्कुल उसी रूप में जिस रूप में उसकी दादी रुक्मणी थी। तो अनन्या विक्रम को बहुत समझाती है। उसका कहना था कि वह ऐसा नहीं करती, बट उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वह अपनी दादी का सपना पूरा करना चाहती है और यश को जिंदा करके एक नई दुनिया की शुरुआत करेगी। तो हमने अब तक जो भी देखा था ना वो सब अनन्या भारद्वाज ही करवा रही थी। तो आज उनका आखिरी दिन था। वह विक्रम को बताती है कि तुम एक अलौकिक पुत्र हो, क्योंकि उसको एक दिन गोली लगी थी बट वह बच गया था। तो इस तरह विक्रम एक अलौकिक पुत्र हुआ। हालांकि विक्रम बहुत नाराज था, वह बहुत दुखी था, क्योंकि अनन्या ने पागलपन के लिए अपनी बहन को भी मरवा डाला। तभी एक और सस्पेंस खुलता है। हम देखते हैं कि विक्रम की माँ अनन्या के साथ ही थी, वह जिंदा थी। उसके जिंदा रहने की वजह ये थी कि जब वह अपने बेटे पवन के लिए वरदान मांगने गई थी तो वह वरदान मांगी, फिर भी उसका बेटा जिंदा नहीं हुआ, जिससे वह बाबा का पीछा करते करते उनके अड्डे पर पहुंची थी। तभी रुक्मणी बताती है कि वरदान मांगने से पहले ही इसका बेटा मर चुका था, इसीलिए वह जिंदा नहीं हुआ। लेकिन वरदान खाली नहीं जाता, वह छूट चुका है और पूरा जरूर होगा। तो रुक्मणी कहती है कि जब तक वरदान पूरा नहीं होता तब तक इसे अपने पास रखो। तो हम देखते हैं कि वह तब से एक बात रटे जा रही थी कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। विक्रम उनसे बहुत बोलता है बट वह उसे नहीं पहचान पाती। उसके बाद अनन्या यस्त बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है। उसका कहना था कि 75 साल लग गए इस काम के लिए, अब आज वो दिन आ गया, इस बार कोई गलती नहीं होगी। तो वह यंत्र चालू कर देती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इतने में अचानक वहाँ पर रिया आ जाती है, वह मोक्ष से लड़ने लगती है। तभी एक चमत्कार होता है, यानी जो वसुधा ने 20 साल पहले अपने बेटे के लिए वरदान मांगा था वह आज पूरा हो रहा था। उसका बेटा विक्रम जिंदा हो रहा था। उसके जिंदा होते ही प्रक्रिया बंद हो जाती है और यंत्र भी बंद हो जाता है, यानी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अनन्या गुस्से से उसकी माँ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रिया उसे मार देती है। तो कुछ इस तरह रिया अनन्या के यस्त बनाने वाले प्लान को भी फेल कर देती है। बट अभी भी बहुत कुछ था।
जिसका जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि मोक्ष जेल में बंद थी, तभी वहाँ पर एक किलर उसे छुड़ाने आता है और सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी अभी भी बहुत सारी चीजें थी जो सॉल्व नहीं हुई थी। तो रिया कसम खाती है कि जब तक वह इन सब चीजों के बारे में पता नहीं लगा पाती तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। वेल जो भी है, सीरीज बहुत कमाल थी भाई, मजा आ गया। इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट सब कुछ यूनिक था। तो आपको कैसी लगी सीरीज कमेंट करके जरूर बताएं।